तो वर्क, एनर्जी, पावर, मोमेंटम एंड कॉलिजन में कॉलिजन की अपन चर्चा करेंगे। तो कॉलिजन में कॉलिजन का मतलब क्या होता है? संघट्य। संघट्य मतलब टक्कर। कॉलिजन में हमेशा याद रखना टोटल लीनियर मोमेंटम। अगर हम केवल मोमेंटम बोलेंगे तो कौन सा मोमेंटम माना जाएगा? लीनियर ही। टोटल लीनियर मोमेंटम कुल रेखीय संवेग टोटल मोमेंटम टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी। अगर इलास्टिक कॉलिजन है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, नहीं तो केवल क्या कहेंगे? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा। आर कहिए किसी भी तरह का कॉलिजन हो, इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इलास्टिक कॉलिजन प्रत्यास्थ टक्कर। क्या कॉलिजन में दो बॉडी का टच करना जरूरी है? दोनों वस्तुओं को टक्कर में टच करना जरूरी है क्या? तो ध्यान रखना नहीं है। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, जब अल्फा पार्टिकल, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, स्वर्ण पत्ती प्रयोग, जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड के न्यूक्लियस से टकराते हैं, कुछ सीधे चले जाते हैं, कुछ वापस लौट के आते हैं, तो अपन ये टक्कर जो बोलते हैं, क्या वो न्यूक्लियस को टच करते हैं? नहीं, दूर से ही वापस आ जाते हैं रिपल्सन से। तो टक्कर में टच करना जरूरी नहीं है। तो कॉलिजन में दो बॉडी का टच करना जरूरी नहीं है। इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है? जैसे कॉलिजन बिटवीन टू ग्लास, कॉलिजन कांच की दो गेंदों का टकराना। कांच की दो गेंद जैसे कंचे, गेंदों का टकराना। क्या टक्कर के बाद ये दोनों एक स्टिक हो जाएंगी क्या? नहीं। तो इलास्टिक कॉलिजन में याद रखेंगे टोटल मोमेंटम टोटल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी आर कहिए आर कहिए कुल संवेग कुल ऊर्जा कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहते हैं। तो इसमें स्पेशल क्या याद रखेंगे? टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल शब्द क्यों लगाना जरूरी है? क्योंकि टक्कर में एक का मोमेंटम कम होगा और एक का ज्यादा होगा, टोटल कंजर्व रहेगा। ऐसे ही टोटल काइनेटिक एनर्जी एक की कम होगी, एक की ज्यादा होगी, लेकिन टोटल कंजर्व रहेगी। तो इलास्टिक कॉलिजन में आप क्या देख रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यास्थ टक्कर,
तो टोटल मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व। अगर हम शब्द वन डायमेंशनल यूज करें, मतलब एक ही लाइन में, वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन, एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर, वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन, ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, इसका नाम है बॉडी ए और इसका नाम बी। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये बिफोर कॉलिजन। ये कब की बात है? टक्कर से पहले, बिफोर कॉलिजन, टक्कर से पहले। टक्कर होने के लिए क्या जरूरी है? U1 ज्यादा होना चाहिए U2 से, तभी तो टक्कर होगी। भाई ये आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, टक्कर के लिए क्या जरूरी है? ये स्लो हो और ये फास्ट हो। ये M1, इसकी वेलोसिटी V1, इसको क्या कहेंगे? आफ्टर कॉलिजन, टक्कर के बाद। और अब आप देखिए, इसने इसको धक्का मारा, इसने इस पर एक्शन किया, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब ये भी तो इस पर एक्शन करेगा, तो इसकी स्पीड घट जाएगी। तो जिसकी स्पीड ज्यादा है उसकी कम हो जाएगी और जिसकी कम है उसकी, तो आप यहां बोल पाएंगे V2 V1 से ज्यादा। आपको पता है टोटल मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व। टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। टक्कर के पहले कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग। तो M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये V को थोड़ा इस तरह बना दिया करो जिससे अलग दिखे भी है। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कितना होगा? M1 U1 स्क्वायर M2 U2 स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 M1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 स्क्वायर। टक्कर के पहले कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग। टक्कर के पहले कुल गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा। आगे बढ़ना होगा। इन दोनों इक्वेशनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा? U1 माइनस U2, ज्यादा में से कम को माइनस करना है, V2 माइनस V1। तो ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस वेलोसिटी का क्या नाम देंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। बिफोर कॉलिजन। क्या रिलेटिव वेलोसिटी में प्लस नहीं आ सकता था? जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या जाएगा? प्लस आ जाएगा। टक्कर के पहले अपेक्षित वेग, टक्कर के
पहले आपेक्षिक वेग बराबर टक्कर के बाद आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, टक्कर के बाद आपेक्षिक वेग। तो आप देख रहे हैं हमने ज्यादा में से कम को माइनस किया है। अगर आपको U1 U2 दिए हों और V1 V2 पूछा हो और ऑप्शन में दिए हों, तो आप ऑप्शन में कैसे चेक करेंगे? U1 में से U2 को माइनस करो, वही V2 माइनस V1 आना चाहिए। इनसे अपन को कुछ रिजल्ट्स मालूम पड़ेंगे, जैसे वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कॉलिजन, टक्कर के बाद प्रथम पिंड का वेग, टक्कर के बाद प्रथम पिंड का वेग कितना होगा? देखिए V1 इज इक्वल टू, इनसे ही सॉल्व करके बनाते हैं इक्वेशन, 2m2 u2 m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 इंटू u1। v और u में अंतर करने के लिए v को थोड़ा ऐसे बना लिया करो, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कॉलिजन, टक्कर के बाद द्वितीय पिंड का वेग, टक्कर के बाद द्वितीय पिंड का वेग कितना आएगा? देखिए टक्कर के बाद द्वितीय पिंड का वेग 2 बराबर 2m1 u1 m1 प्लस m2 इंटू u2। तो टक्कर के बाद द्वितीय पिंड का वेग याद कैसे रखेंगे? ये वन है तो लास्ट में वन आएगा, पहले 2 आएगा। ये 2 है तो लास्ट में 2 आएगा, पहले 1 आएगा। तो वेलोसिटी ये V1 V2 क्या है? ये टक्कर के बाद वेग है। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कॉलिजन, और टक्कर के पहले वेगों को अपन ने क्या नाम दिया है? U1 और U2। याद कैसे रखेंगे? फॉर्मूले थोड़े बड़े लग रहे हैं, तो ये 1 है तो लास्ट में 1 पहले 2, ये 2 है तो लास्ट में 2 पहले 1। आगे बढ़ना होगा। अगर दूसरी बॉडी रेस्ट कंडीशन में, जैसे कुछ स्टार पॉइंट बना लेते हैं अपन, ज्यादातर इनसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं फॉर्मूले। यदि ऐसा हो, यदि m1 बराबर m2, अगर m1 बराबर m2 अपन उसमें रखेंगे इक्वेशन में, देखिए इसमें m1 बराबर m2 रखिए तो 2m से 2m कैंसिल। अगर हम m1 बराबर m2 रखेंगे तो 2m से 2m, m1 बराबर m2 रखेंगे तो ये कैंसिल। तो v1 किसके बराबर आया? u2 के। v2 देखिए 2m से 2m कैंसिल, ये तो 0 हो गया, तो v2 बराबर आया u1 के। यानी तो क्या आया? v1 बराबर तो आया u2 और v2 बराबर
u1। मतलब समझे, वेलोसिटी क्या हुई, एक्सचेंज हो गई। जैसे आप एग्जांपल से समझिए, ये 5 kg है और ये इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये भी 5 kg है, ये भी इधर चल रहा है, ये 15 मीटर। ये 5 kg है और टक्कर के लिए जरूरी है कि ये ज्यादा से चले और ये कम से चले। ये बिफोर कॉलिजन है, ये बिफोर कॉलिजन, यानी ये टक्कर से पहले की बात है, टक्कर से पहले। डायग्राम सही नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। और अगर हम आफ्टर कॉलिजन को पूछें आपसे, आफ्टर कॉलिजन, इसका नाम ए दे दें, इसका नाम बी दे दो। टक्कर के बाद बताइए ए और बी की स्पीड बताइए। टक्कर के बाद ए और बी, तो देखिए ए इसकी स्पीड ज्यादा है, ए इसको टक्कर मारेगा, टक्कर मारेगा तो इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और ये इधर से टक्कर मारेगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। जिसकी ज्यादा है उसकी कम हो जाएगी। और ये नियम क्या कह रहा है अपना, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएंगी। 15 10 को क्या कहोगे, 10 और 15, 10 और 15, किसी भी तरह की आइडेंटिकल, एक जैसे। जैसे ये 4 kg है, इसका नाम ए है, ये भी 4 kg है, इसका नाम बी है। इसकी स्पीड 10 है और इसकी 5 है। टक्कर के बाद बता दीजिए। और कॉलिजन का नाम क्या है, इलास्टिक। इलास्टिक की खास बात क्या है, स्टिक नहीं होना चाहिए, दोनों को टक्कर के बाद कंबाइंड नहीं होना चाहिए। तो अब क्या कहोगे, इसकी स्पीड कितनी, 5 और इसकी 10 आफ्टर कॉलिजन। तो ये कंसेप्ट अपन कब लगा पाएंगे, वेलोसिटी इंटरचेंज करने वाला, जब m1 बराबर m2 हो और इलास्टिक कॉलिजन हो रहा हो, जब समान द्रव्यमान की वस्तुएं प्रत्यास्थ रूप से टकरा रही हैं। क्या इसमें दोनों स्टिक हो सकती है, नहीं। इलास्टिक कॉलिजन में दोनों स्टिक अगर स्टिक हो जाएंगी तो काइनेटिक एनर्जी में नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बॉडी हैवी हो जाएगी, और हैवी हो जाएगी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसमें एक और केस बनाइए, देखिए अगर ऐसा हो, यदि m1 बराबर m2 एंड u2 बराबर 0, u2 बराबर 0 का मतलब समझ गए, सेकंड बॉडी रेस्ट में हो, सेकंड बॉडी रेस्ट में हो। तो जैसे ये 5 kg है और इसकी स्पीड 10 है, इसका नाम A है, ये भी 5 kg है, ये रेस्ट में, ये कैसी है, रेस्ट, इन रेस्ट, ब्राउन। ये अब आपको आफ्टर कॉलिजन स्पीड बतानी है। आफ्टर कॉलिजन बताइए V1 कितना होगा और V2 कितना होगा। तो जो मोशन में है वो रेस्ट में आ जाएगी, और जो रेस्ट में है वो उसी की स्पीड से चलने लगेगी। तो इसने इसको धक्का मारा, अपनी स्पीड दे दी, और इसकी जगह खुद रेस्ट में आ गया। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 0, और इसकी स्पीड 10।
तो वेलोसिटी एक्सचेंज होना समझिए, एक ने अपनी वेलोसिटी दूसरे को दे दी। देखा जाए तो यहां इसके पास काइनेटिक एनर्जी है क्या? यहां इसके पास काइनेटिक एनर्जी है क्या? नहीं है। यहां इसके पास काइनेटिक एनर्जी है क्या? नहीं है। और यहां इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। उसने अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पास वाले को, जिससे टक्कर हो रही है, उसको दे दी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होता है? तो इलास्टिक कॉलिजन में। और केस क्या है? दोनों आइडेंटिकल हो और दूसरा रेस्ट में हो, दोनों एक जैसे हो और दूसरा रेस्ट में हो, इस केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होता है। पूरी की पूरी 100% काइनेटिक एनर्जी दूसरे को दे दी जाती है। यह केस समझ में आ गया। अब अगला केस, यदि M1 बहुत बड़ा है और U2 0 है एंड U2 इज इक्वल टू U2 समझ गए, सेकेंड बॉडी रेस्ट में है। M1 बहुत बड़ा है। M1 कैसा है? M1 जो है वो बहुत बड़ा है और M2 छोटा भी है और रेस्ट में भी है। ठीक है। टक्कर के बाद हम क्या देखते हैं? आफ्टर कॉलिजन। टक्कर के, यदि आप रोड पर जा रहे हैं और सामने एक बॉल पड़ी है और आपने उसको टक्कर मार दी, बताओ आपकी स्पीड में कोई अंतर आएगा? नहीं। लेकिन बॉल आपने देखा होगा तेजी से भागती है। ये देखिए, इसकी स्पीड तो यही बनी रही, v1 बराबर u1, और इसकी स्पीड क्या हो गई? जो u2 0 है, अब क्या हो गया? इसका नाम रखा हमने v2। टक्कर के बाद नाम क्या रखा? v2। और ये डबल स्पीड से भागेगी। किसके डबल स्पीड से? आप तो याद रखना, डबल स्पीड से भागेगी। और डबल किसकी स्पीड से? जिसके पास स्पीड है उसी से तो डबल भागेगी। समझ में आ गया? ये क्या है? M1 M2 से बड़ा है। दो कैसे आता है ये समझिए। अगर M1 M2 से बड़ा है, M1 M2 से बहुत बड़ा है, तो M2 को निगलेक्ट कर दो। M2 बहुत छोटा है, निगलेक्ट कर दिया। M2 निगलेक्ट कर दो, M1 से M1 कैंसिल हो गया, तो V1 बराबर कितना आया? U1। M1 बहुत बड़ा है, M2 को निगलेक्ट कर रहे हैं, M2 को निगलेक्ट कर दो, M2 को निगलेक्ट कर दो, M1 से M1 कैंसिल, डबल U1 आ गया। तो इसको अपन एज ए रिजल्ट भी याद रखेंगे। ये बड़ी वाली बॉडी अपनी स्पीड से चलती रही और जो छोटी ऑब्जेक्ट है वो डबल स्पीड से भागी। एक एग्जांपल से समझ लीजिए। ये अपन ने ये 2 kg की एक बॉल है, ठीक है, और इसकी स्पीड है 2 मीटर। एक पिंग पोंग बॉल है, एक छोटी सी बॉल है, और कैसी है ये? एट रेस्ट। ये ब्राम में है। ब्राम का मतलब समझ गए? U2 0 आफ्टर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन टक्कर के बाद क्या कहने वाले हैं आप? टक्कर के बाद। टक्कर के बाद क्या होगा भाई? ये जो बड़ा वाला गोला है, इसकी स्पीड, इसका नाम दे दीजिए ए का क्या हुआ? ये 2 किलोग्राम था। टक्कर के बाद मास तो बदलेगा ना? क्या इसकी वेलोसिटी बदली? नहीं, 2 मीटर। और ये पिंग पोंग बॉल है जो कि रेस्ट में थी, इसका नाम हमने बी दिया था। पिंग पोंग बॉल की स्पीड डबल हो जाएगी। किसकी डबल? ये स्पीड है, की तो स्पीड है, इसकी डबल हो जाएगी। तो अगर अपन ने ये याद कर लिया कि स्पीड डबल हो जाती है, तो ध्यान रखना किसकी स्पीड डबल हो जाती है? हाँ, छोटी की। बड़े की कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे वही वाला एग्जांपल याद रखना, आप जा रहे हैं रोड पर, बॉल पड़ी हो और
सेम मास में कौन सा एग्जाम्पल याद रखेंगे? यदि आप खो खो का खेल देखते हैं, खो खो में क्या होता है, यदि एक बालक दौड़ रहा है, बच्चे ऑलमोस्ट सेम ही है, तो एक बच्चे ने दूसरे को धक्का मार दिया और खुद बैठ जाता है, तो अपनी स्पीड उसको दे दी। अगर ऐसा हो, तीसरा केस देखिए, अगर m1 बहुत छोटा है और साथ में u2 रेस्ट में भी, अब ये m1 है, m1 और ये कोई m2 है और रेस्ट में भी है। कैसा है? एट रेस्ट ब्राह्म में। आफ्टर कॉलिजन, टक्कर के बाद क्या होगा? अभी इसका नाम A था, इसका नाम B था। टक्कर के बाद ये जिस वेलोसिटी से जा रही है उसी से टकरा के लौट के आ जाएगी। तो V1 बराबर माइनस U1 और इसका क्या होगा? वो तो रेस्ट में ही रहेगी। समझ में आया? इसको भी एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे गेंद और दीवार की टक्कर, गेंद और दीवार, जैसे गैस के मॉलिक्यूल सिलेंडर की वॉल से टकराते, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। उसी स्पीड से लौट के आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, कॉलिजन बिटवीन बॉल एंड वॉल, गेंद व दीवार की टक्कर। तो ये बॉल है, इसका मास हमने m ले लिया, वेलोसिटी हमने u ले ली। ये कोई बॉल है, दीवार है। अगर ये प्लस v वेलोसिटी से जा रही है, मान के चलो, तो लौट के आने वाली वेलोसिटी का नाम क्या देंगे? माइनस v। अगर हमने मान लिया ये प्लस v वेलोसिटी से टकरा रही है, तो लौट के किसी स्पीड से आएगी? माइनस v से लौट के आएगी। अब बताइए पहले मोमेंटम कितना? mv, बाद में मोमेंटम कितना? माइनस mv में m माइनस का है कि v माइनस का? v माइनस का। और इस प्रोसेस में टाइम लगा मान के चलो t, तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब भी रेट आए टाइम से डिवाइड किया जाए। बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर। ये किसका लॉ है? ये संवेग परिवर्तन की दर, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये न्यूटन सेकंड लॉ। ये क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ। F इज इक्वल टू dp बटे चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 अपॉन माइनस mv माइनस डबल mv अपॉन t। अब ऑप्शन में माइनस वो देते नहीं है, कोई बात नहीं। फोर्स कितना आया? इतना। आपने देखा था कि गैस के मॉलिक्यूल, ये बॉल तो आपको टकराती हुई दिख जाएगी, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल सिलेंडर की वॉल से टकरा रहे हैं, गैस के अणु सिलेंडर की दीवार से टकरा रहे हैं, वो आपको दिख नहीं पाएंगे। लेकिन वहां पर भी दीवार पर जो फोर्स लग रहा है
दीवार पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसका कारण भी यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से फोर्स आया, और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, गैस के मॉलिक्यूल सिलेंडर की वॉल से टकराते हैं तो जो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के कारण। तो फोर्स इज इक्वल टू 2mv अपॉन टी। मैग्नीट्यूड लेते हैं तो माइनस की जरूरत नहीं पड़ती। और एक बात और याद रखना, ये तो बॉल है, टकरा रही है, लौट के आ रही है। अगर बॉल की जगह बुलेट हो, गोली हो, क्या गोली लौट के आएगी? नहीं आएगी। तो वहां 2 आएगा क्या? नहीं आएगा। mv, एक तरफ mv, दूसरा तरफ का 0, तो वहां केवल mv अपॉन टी ही लगाएंगे। आगे बढ़े। अगर इसकी जगह हमने n बॉल ले ली, n बॉल पर सेकंड, n बॉल एक सेकंड में कितनी बॉल? n बॉल। तो F इज इक्वल टू कितना कह देंगे? 2mnv। समझ में आ रहा है? n बॉल पर सेकंड इस बॉल से टकरा रही, इस दीवार से कितनी बॉल? n बॉल पर सेकंड, तो 2mn पर सेकंड कह दिया, तो t कितना हो गया? 1। अगर बुलेट हो, गोली हो, ये पिस्टल में से एक गोली जा रही है और एक दीवार से टकरा रही, क्या गोली लौट के आएगी? हाँ, आना भी नहीं चाहिए। तो F बराबर mv, और पर सेकंड ले रहे हैं, ठीक है? पर सेकंड, तो t कितना हो गया? 1। अगर हमने n बुलेट ले ली, mn, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कई बार आपको नंबर ऑफ बुलेट्स पूछ लेते हैं, कितनी गोलियां चलाई गई, तो वो क्या है? n। तो ये गोलियां दागी जा रही हैं, तो पर सेकंड कितनी गोलियां चलाई गई, तो वो कैलकुलेट करना है। और m किसका वजन है? बंदूक का कि गोली का? अरे जो दागी जा रही है गोली, और आपके पास कितनी बुलेट रखी है उससे मतलब नहीं है, जो चल रही है उनसे मतलब है। mnv, तो कब आपको फॉर्मूला mnv लगाना है? कब डबल mnv लौट के आ रही है तो डबल mnv। कब 2mv लगाना है? जब एक बॉल है, टकरा रही है, लौट के आ रही है। तो अगर हमने बॉल की जगह गैस का मॉलिक्यूल दिया तो उसमें भी सेम 2mv। ये उधर के मोमेंटम को हमने माइनस क्यों लिया? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक तरफ से प्लस तो दूसरे तरफ से माइनस। एक एग्जांपल कर लीजिए। ये 2 किलोग्राम की एक गेंद ले ली हमने और 4 मीटर पर सेकंड से टकरा रही है, ठीक है? चार मीटर जिस स्पीड से जाएगी उसी से लौट के आ रही है। और इस प्रोसेस में मान के चलो जो टाइम लग रहा है वो 10 मिली सेकेंड का लग रहा है। इस मोलेम क्या है? बताइए, फोर्स कैलकुलेट कर दीजिए। तो आप डायरेक्ट क्या लगा देंगे फॉर्मूला? डबल एम डी अपॉन 2 m बोल दीजिए, m भी कितना? 4। टाइम कितना बताइए? 10 मिली। मिली की जगह -3 लिख दोगे, ये 10 की पावर 2 हो जाएगा।
m 2 किलोग्राम था, b 4 था। क्या किलोग्राम को ग्राम में नहीं बदलना है? नहीं, m केस में लेना है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो 1600 यूनिट क्या देने वाले हैं बोलो? न्यूटन। 1600 न्यूटन। समझ में आ गया होगा तरीका। अगर इसकी जगह ये बुलेट होती, ये बुलेट दागी जा रही है और 3 बुलेट पर सेकंड दागी जा रही है, 3 गोलियां पर सेकंड। ठीक है, ये क्या है? गन। इस गन से 3 बुलेट पर सेकंड दागी जा रही है और किस स्पीड से जा रही है? 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। और एक गोली 4 ग्राम की गोली है। जो गोली चलाई जा रही है उस बुलेट का द्रव्यमान कितना है? 4। बताइए, ये जाके बताइए, एफ बता दीजिए। अब एम एन भी लगाओगे कि डबल एम एन भी? एम एन भी। और हमने फोर्स पूछा है, हो सकता है वो फोर्स दे दें, एन पूछ लें कितनी गोलियां हैं। तो एम कितना है बोलो? 4। ग्राम को किलोग्राम में बदल दोगे? -3। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 10 टू द पावर -3। एन कितना है? एन बोल दो। एन 3 गोलियां और स्पीड क्या रखी गई है गोलियों की? 400। कितना फोर्स आ गया बताइए? 4 × 4 16 × 3 48 और 10 की पावर 2 में से -3 गया तो एक क्या 4.8 न्यूटन नहीं बोल पाओगे? और गोलियों की जगह 3 बॉल होती हैं और 1 सेकंड में चल रही होती। जैसे आप एक ऐसी टॉय गन ले आए हैं जिसमें से बुलेट की जगह बॉल निकल रही है और उनको आप दीवार पे मार रहे हैं और वो लौट के भी आ रही है, तो डबल एम एन। ठीक है, तो ये 4.8 का क्या हो जाता? 9.6। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो बॉल का दीवार से टकराना, ये कंसेप्ट आपका गैस के मॉलिक्यूल का सिलेंडर की बॉल से टकराना भी आता है। तो एक ही बात है, आगे बढ़ना होगा। इनइलास्टिक कॉलिजन क्या होता है? इनइलास्टिक कॉलिजन, अप्रत्यास्थ टक्कर। इसमें एक शब्द आएगा, इसमें एक शब्द आएगा क्वेश्चन में, क्या? स्टिक या कंबाइंड शब्द आएगा। टक्कर के बाद दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों स्टिक हो जाएंगे। अब देखो दोनों बॉडी कंबाइंड हो गई। जैसे इसका नाम ए है और इसका मास है m1, इसका मास m2 है और इसकी वेलोसिटी u1 ले ली और ये u2, ये ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, और हमको दिया गया u1 u2 से बड़ा। अब देखिए टक्कर के बाद क्या हुआ, आप क्या देख रहे हैं? ये ए और बी क्या हो गए? स्टिक हो गए। अब इनका मास आप m1 प्लस और कोई भी एक वेलोसिटी। अब आपको पता है ये क्या हो गए? टक्कर के बाद स्टिक हो गए। देखो ये m है और ये m है, तो टक्कर के बाद ये कितने बन गए? डबल एम। अगर ये भी m तो टक्कर के बाद कितने बन गए? डबल एम। अब आप बताइए ये अपोजिट डायरेक्शन में टक्कर करते, अभी तो एक ही डायरेक्शन में टक्कर कर रहे हैं, तो ये m और m 2m बनते कि 0 बनते? अब जैसे
अभी एक ही डायरेक्शन में टक्कर है, ये ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है और टकरा गए, तो टक्कर के बाद वो बन गए एम और एम 2m। अगर ये अपोजिट में होते तो टकराते तो कितने बनते? तो भी 2m बनते। मास तो ऐड ही होगा भाई, हमें तो जुड़ेगा, मास थोड़ी जीरो हो जाएगा भाई। ये ट्रक है दोनों टकरा गए तो टक्कर के बाद उनका मास डबल ही होगा, स्टिक हो गए तो। आपको एक बात पता है, देखिए टक्कर के बाद बॉडी हैवी हो गई, हैवी हो गई तो उसकी वेलोसिटी कम हुई कि ज्यादा हुई? कम हो गई। बॉडी हैवी हो गई तो वेलोसिटी कम हो गई। और काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई, लेकिन मोमेंटम नहीं बदला। उसका कारण है, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मान के चलो मास 2m हुआ तो वेलोसिटी v/2 हो गई, मोमेंटम तो वही रहा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? v² में आता है, हाफ m v²। तो किसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा? m का कि v के स्क्वायर का? v का। और v क्या हो रहा है? कम, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। समझ में आ गया? तो अपन इसकी डेफिनेशन में ये बोल सकते हैं, क्या शब्द बोलोगे? टोटल मोमेंटम तो ठीक है, टोटल मोमेंटम, टोटल एनर्जी आर कंजर्व, बट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कुल संवेग, कुल ऊर्जा संरक्षित, किंतु गतिज ऊर्जा में हानि होती है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर, ये बिफोर है, वो आफ्टर है। तो अपन क्या कहेंगे? टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। टोटल मोमेंटम बिफोर, ये तो सभी तरह की टक्कर के लिए है। जब सीधी लाइन पे मोशन होगा तो ये कंजर्व रहेगा लीनियर मोमेंटम। टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। आफ्टर का मतलब आफ्टर कॉलिजन, टक्कर के पहले कुल संवेग, टक्कर के पहले कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग, बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग। यानी आप ऐसा कह पाएंगे m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, u को थोड़ा ऐसे बनाया करो और v को हमने आपको बता दिया। अब टक्कर के बाद मास, तो यहां से v इक्वल टू कितना आया? m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस, ये v क्या है? वेलोसिटी ऑफ कॉमन बॉडी, जो कॉमन बॉडी बन गई उभयनिष्ठ पिंड का वेग, उभयनिष्ठ पिंड का वेग। क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह पाएगी? नहीं। तो m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, इसमें शब्द क्या आएगा? स्टिक। टक्कर के बाद दोनों क्या हो जाएंगे? कंबाइंड हो जाएंगे। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते तो प्लस की जगह क्या हो जाते हैं? माइनस। इसमें अगर हम लॉस की बात करें, ये m1 है, ये u1 है, और जिनमें भी सेकंड बॉडी रेस्ट में होगी तो आप क्या कर देंगे? u2 जीरो रख देना। u2 क्या करेंगे? जीरो। तो v का फॉर्मूला आ गया m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2।
टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर, टक्कर के पहले कुल गतिज ऊर्जा, टक्कर के पहले कुल गतिज ऊर्जा, तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर, तो 1/2 mv स्क्वायर। b की वैल्यू यहां से रख देना। अगर हम लॉस देखेंगे तो लॉस का फॉर्मूला डायरेक्ट गतिज ऊर्जा में हानि, ज्यादा में से कम को घटा दो, कितना आ जाएगा 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। और अगर u2 0 दिया जाए तो सभी जगह u2 की जगह क्या लिख देंगे 0। अगर u2 0 दिया जाए तो ये वेनिस्ट पिंड का वेग आ गया, वेलोसिटी ऑफ कॉमन बॉडी, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये रहा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और इलास्टिक कॉलिजन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 0, प्रत्यास्थ टक्कर में 0। ये कौन सा कॉलिजन है, इन इलास्टिक कॉलिजन, इसी को क्या नाम देते हैं इन इलास्टिक। अप्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर। अगर इसमें अपोजिट डायरेक्शन हो, अगर ये ऐसे हो, ये m1 है, ये u1 है, ये m2 है और ये u2 है, ये m1 प्लस, मास तो हमेशा प्लस होता है। अब कैसे दिया है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। तो अब क्या करेंगे m1 u1 या प्लस की जगह क्या आ गया माइनस, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। v इज इक्वल टू इसको आप क्या कहते हैं वेलोसिटी ऑफ कॉमन बॉडी। बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v डैश। तो देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो या फॉर्मूला लगा दो, mv प्लस mv, इधर का मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो v डैश इज इक्वल टू डबल mv अपॉन डबल m। कितना आया b। क्या वेलोसिटी कम हो गई, हो गई। पहले दोनों v से चल रहे थे, अब दोनों मिलके किस स्पीड से चल रहे हैं v स्पीड से। ये गलत कर दिया अपन ने। पता है कैसे गलत कर दिया, जानते हो पता है कैसे गलत कर दिया मालूम है? क्योंकि दोनों एक ही स्पीड से चलेंगे तो टक्कर होगी क्या, नहीं होगी। इसको अपन को डबल भी करना पड़ेगा। अब कराइए टक्कर। तो दोनों एक ही स्पीड से चलेंगे तो टक्कर होगी क्या,
नहीं होगी। हाँ, दोनों एक ही स्पीड से चलेंगे तो टक्कर हो सकती है। कब? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। एक ही डायरेक्शन में चलेंगे और एक ही स्पीड है तो टक्कर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हाँ, अगर एक बॉडी रेस्ट में और ये बी से चले तो टक्कर हो जाएगी, या दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं तो टक्कर तभी हो सकती है जब अपोजिट डायरेक्शन में चले, विपरीत दिशा में। तो ये कितना हो जाएगा? डबल एम बी और ये एम बी और 2 MB डैश, ठीक है। तो ये कितना आ गया? एम बी, ये 3 MB हो गया, 3 ये 2 MB 3 MB अपॉन 2M, तो 3/2B। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल लीजिए, इसकी वेलोसिटी भी है। अपन जो बात करना चाह रहे थे ना, वो ये करना चाह रहे थे। अब बताइए, ये कंबाइंड होने के बाद इसकी स्पीड कितनी है? v डैश, बताइए कितनी आएगी? अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अरे MB माइनस MB 0, v डैश कितना आएगा? 0। चलो अब बताइए, इसकी वेलोसिटी m है, ये v स्पीड से जा रहा है, ये रेस्ट में है, टक्कर हो गई। अब बताइए इसकी स्पीड, MB इसकी 0, तो MB v डैश बराबर कितना आ जाएगा? समझ में आ रहा है? MB नहीं, MB नहीं आएगी, अपॉन ये भी तो अपन में आएगा 2M b/2। अरे वैसे भी सोचो, ये कंबाइंड हो गए तो डबल M हो गए, और डबल M है जब वो सिंगल M है, और अब वो डबल M है। अरे भाई, जब उसका मास, जैसे हमारा मास 50 kg है और हमारी वेलोसिटी भी है, और हम 100 kg के हो जाएंगे तो वेलोसिटी भी रहेगी, कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। समझ में आ गया? नहीं तो आप सीधा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं तो। इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम, ये रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम कितना हुआ? 0। एक ऑब्जेक्ट छत पर पड़ी हुई है, एक वस्तु, कोई भी बॉडी है छत पे पड़ी हुई है, उसके पास कितना मोमेंटम है? 0। अरे पड़ी हुई है, रखी हुई है, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी नहीं है। क्या उसके पास मास है? मास तो है। क्या उसके पास एनर्जी है? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी है। आगे बढ़ना होगा। एक लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मास 10 kg है और इसकी वेलोसिटी है 4। इसका मास 5 kg है और इसकी वेलोसिटी है 2। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। ये बेटा टक्कर हो गई, कंबाइंड हो गए। ये कितने बन गए? 15 kg, 15 kg। ये बिफोर कॉलिजन, ये बिफोर टक्कर के पहले, और ये आफ्टर कॉलिजन, टक्कर के बाद। आपको केवल इतना पूछा है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में है, बता पाओगे? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में। लगाइए फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बेटा? सॉल्व किया करो। सभी बालक कॉपी पे सॉल्व भी किया करें। केवल मोबाइल पर देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ भी लोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए साथ में सॉल्व करके जरूर देखें। तो 1/2 M1, M1 कितना है? 10,
M2 5, टोटल 15, U1 माइनस U2, U1 कितना है 4, ठीक है, 5 से 3 बार काट दें इसको, 2 से 5 बार काट दें, 5/3, और ये कितना आ रहा है 20/3 आ गया, और क्या लिख देंगे जूल, डिवाइड भी कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया, कोई गलती तो नहीं कर दी। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, ये 20 kg है और इसकी स्पीड है 10, ये 10 kg है और इसकी स्पीड है 5, टक्कर के बाद ये बन गया 30 kg। बताइए लॉस, और वो कहे लॉस इन मोमेंटम बताइए तो कितना लिख दोगे 0, मोमेंटम में लॉस नहीं होगा, गतिज ऊर्जा में हानि। एक मिनट बेटा सॉल्व किया करो, M1 M2 20 × 10/30, 10 - 5 का स्क्वायर, 0 से 0 काट दो, 2 से 2 काट दो, इधर क्या बचा 10/3, इधर 25, 250/3 बोलते हैं। कभी कभी वो U2 0 दे देंगे, कभी कभी U2 0 कर देंगे तो आप 0 लिख देना। ये सेकंड बॉडी अगर रेस्ट में दे दें, सेकंड बॉडी क्या दे देंगे रेस्ट में, एक एग्जांपल ही जैसे ये 10 kg है और इसकी वेलोसिटी दी है 4, ठीक है, और ये 5 kg है और ये कैसा दिया एट रेस्ट, टक्कर के बाद ये बन गया 15 kg। बताइए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के 1/2, M1 कितना है बोलो 10, M2 5, टोटल 15, U1 4, U2 कितना, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 5/3 × 16, 80/3, जो भी वैल्यू दी हो आप लिख दो। सॉल्व करने का तरीका वही है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। क्या इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है? नहीं। कभी कभी वो 2 डायमेंशनल में पहुंच जाते हैं और 2 डायमेंशनल में केवल एक ही कंसेप्ट को पूछते रहते हैं। द्विविमीय अप्रत्यास्थ टक्कर, और इसमें जो कंसेप्ट पूछते हैं वही बताएंगे हम, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे ये कोई बॉडी है, इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी आपको दी है v, ठीक है। ये इधर जा रही है, इसको इस डायरेक्शन का नाम कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। ये इधर से कोई मास है m, ये भी v वेलोसिटी से है, और ये इस डायरेक्शन को नाम क्या देते हैं नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। अब यहां पर टक्कर हो गई, यहां पर, और टक्कर के बाद ये चौराहे पे टकरा गए, ये ऐसे आ रहा है, और यहां टक्कर के बाद ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले गए, दोनों स्टिक होकर, और mm कितना बन गया, इसकी वेलोसिटी पूछिए, ये भी टक्कर है। अब इसको इनइलास्टिक क्यों कहेंगे, क्योंकि स्टिक हो गए। आपको पता है मोमेंटम तो हर हाल में कंजर्व रहता है। दूसरी बात, आप एक बात और जानते हैं कि भाई स्टिक हो गए, जुड़ गए तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे इसकी स्पीड v है, इसकी स्पीड v है। अब आपको एक ही वेलोसिटी टक्कर कैसे हो सकती है, यहां हो सकती है टक्कर, ये ऐसे जा रहा है, ये चौराहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो यहां टक्कर हो जाएगी। हाँ, एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल चलते तो टक्कर नहीं होती। अब यहां टक्कर होने के बाद ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, ये नॉर्थ में जा रहा था, यहां टक्कर होने के बाद ये वाली स्पीड पूछिए अपन को।
तो ये तो पक्का पता है बी से कम आंसर आएगा आपका, बी से कम आंसर आएगा। तो बाद में मोमेंटम कितना है आपको पता है, बाद का मोमेंटम तो फिक्स है। पहले का मोमेंटम कैसे निकालेंगे, इसका एम भी पता है, इसका एम भी पता है, दोनों का मिला के कितना, क्या दोनों का मिला के 2m भी कह पाओगे, नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वेक्टर एडिशन ऐसे नहीं होता। वेक्टर एडिशन का क्या तरीका है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जितने भी वेक्टर क्वांटिटी का सम करना होता है तो तरीका क्या है, जैसे रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। एंगल भी देखा जाता है, जो वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन होता है उसमें क्या देखते हैं, एंगल, और यहाँ एंगल कितना है 90। तो रूट p1 स्क्वायर आप फॉर्मूला लगाइए, रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos 90। बोलो इधर का मोमेंटम बराबर उधर का मोमेंटम। अब देखो p1 p2 सेम है, p1 p2 इसका भी मोमेंटम mb, इसका भी मोमेंटम mb, क्या हम इसको रूट 2mb लिख सकते हैं, बोल दो। m से m कैंसिल कर दीजिए तो v डैश कितना आएगा, v अपॉन रूट 2। इसको अपन याद कर लेते हैं। अब इस v की जगह कभी वो यहां 45 दे देगा, कभी 90 दे देगा, और अपन को क्या करना है, v बाई रूट 2 याद कर लेना है। इस टक्कर के बारे में समझ में आ गया क्या क्या है, इतना जरूर याद रखना, वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों बॉडी टक्कर के बाद क्या हो रही है, स्टिक हो रही है। अगर हम इसको बोलते हैं संगट्य गुणांक और निष्कृति गुणांक। इसका नाम क्या है, संगट्य गुणांक और निष्कृति गुणांक। इसको ई से लिखते हैं, ये न्यूटन ने दिया था। रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर collision upon relative velocity before collision। टक्कर के बाद आपेक्षिक वेग, टक्कर के बाद आपेक्षिक वेग, टक्कर के पहले आपेक्षिक वेग। यानी आप ऐसा कह पाएंगे v2 माइनस v1 बाद वाली वेलोसिटी, ज्यादा में से कम को। अब इस पे जो क्वेश्चन ज्यादातर आपसे पूछा जाता है, फॉर परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन, इसको आप याद भी करेंगे, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए। तो आपने देखा था शुरुआत में ये दोनों क्वांटिटी बनाई थी, दोनों क्वांटिटी बराबर आई थी। u1 माइनस u2 बराबर कितना आया था, v2 माइनस v1। तो e बराबर कितना कहेंगे आप, 1। ये पेपर में पूछ लेते हैं, इसको अपन याद कर लेते हैं। और देखिए, फॉर परफेक्ट इनइलास्टिक कॉलिजन, पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, और इनइलास्टिक में क्या था, v1 v2 एक ही थे, इनइलास्टिक में टक्कर के बाद स्टिक हो गए, तो कोई v1 v2 रह गया, दोनों एक ही है।
जो V1 है वही V2 है, E बराबर 0। ये डायरेक्ट पूछते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन में E की वैल्यू कितनी है, इलास्टिक कॉलिजन में E की वैल्यू कितनी है, तो आप डायरेक्ट हट लें, ये 1 ये 0। कई बार एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, जैसे ये कॉलिजन हुआ, अब कॉलिजन के बाद क्या होता है, यदि एक बॉल को अपन धरती पे टकराए तो पहले वो ज्यादा उठेगी, फिर कम उठेगी, फिर और कम उठेगी, तो उसकी जैसे जैसे एनर्जी खत्म होती जाएगी, तो n टक्कर के बाद वो कितनी उठती है, तो इसका फॉर्मूला याद रखना, कभी पूछ ले तो यदि एक टक्कर के बाद कितनी उठी, 2 टक्कर के बाद, 3 टक्कर के बाद, तो ये रख लेना, n टक्कर के बाद गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई h nth बराबर e की पावर 2n इंटू h। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन लिख लो, आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई, चलो इसका जवाब दीजिए आप, क्या कहना चाहेंगे इसको। संगठन के पश्चात जब 2 पिंड एक साथ चिपक जाते हैं तो संगठन कहलाएंगे, तो स्टिक हो रहे हैं। When 2 bodies stick together after collision, the collision is said to be, तो टोटल इलास्टिक बोलते हैं, C बोलते हैं। ये देखिए, a tennis ball is released from height h above ground level if the ball makes inelastic collision with the ground, to what height will it rise after third collision। तो थर्ड कॉलिजन तो आपने फॉर्मूला याद किया है, एच एन बराबर e की पावर 2n इंटू एच, थर्ड कॉलिजन दिया है तो e की पावर 6h, n की जगह कितना रख दिया, तो ये डायरेक्ट कभी पूछ लें, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ये देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, पढ़ लीजिए। इन इलास्टिक कॉलिजन द मोमेंटम इज कंजर्व बट नॉट इन इलास्टिक कॉलिजन, तो सी करेक्ट है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी में क्या दिया है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व बट मोमेंटम इज कंजर्व। तो इनइलास्टिक कॉलिजन में अप्रत्यास्थ टक्कर में टोटल मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में नुकसान होता है। काइनेटिक एनर्जी में बताओ, दोनों इलास्टिक कॉलिजन में, ये देखिए ये 5 किलोग्राम है, सुने, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, और ये 20 किलोग्राम है, और ये कैसी है, रेस्ट। अब आप बताइए, इसकी वेलोसिटी आप इसको दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। मास सेम होगा तो ही तो पूरी ट्रांसफर करेगा, मास सेम है क्या, नहीं है। तो अपने पास तरीका क्या है, ये 5 किलोग्राम और ये 20 किलोग्राम। अब आपको चाहिए क्या, द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी, इसकी वेलोसिटी आपको चाहिए था। ये 5 किलोग्राम की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ब्राह्म में रखी 20 किलोग्राम की वस्तु से टकराती है। तो अपने पास एक तरीका ये है कि आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, मोमेंटम कंजर्वेशन संरक्षण लगा दीजिए। इसका मोमेंटम कितना है बोलिए, 50। मोमेंटम निकालना जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। बताइए इसका मोमेंटम, लेकिन इससे एक दिक्कत है,
अपन को इसकी भी वेलोसिटी नहीं पता, इसकी वेलोसिटी नहीं पता, तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। तो क्या हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें, v1 बराबर 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या तुम्हें ये फॉर्मूला याद है, इंटू u1 ऐसे ही है। ये तो खत्म हो गया, ये खत्म क्यों हो गया, u2 0 है, m1 माइनस m2 बोलो -15 और m1 प्लस m2 25 इंटू 10 ऐसे ही है ना, ठीक है। तो 25 से 6 बार, इससे गलत आना नहीं चाहिए, लेकिन आप सीधा एक तरीका अपनाओ, डायरेक्ट ये कर दो ना, अपन एक और तरीका जानते हैं, u1 माइनस u2 क्या, अच्छा ये गड़बड़ इसलिए हुई, अपन ने v1 वाला फॉर्मूला लगाया था जब v2 पूछा है, तो v2 बराबर 2m1u1 प्लस नहीं माइनस m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इंटू u2 ऐसे ही है। ये 2m1 ये खत्म है, क्यों खत्म है समझ में आया, क्यों u2 0 है। 2m1 m1 कितना है 5 10 टोटल बोलो 25 25 दूनी 50 4 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में क्यों नहीं आ रहा, टू m1u1 ये पर कहीं गड़बड़ करते हैं। 5 किलोग्राम की वस्तु है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, ठीक है, 20 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराती है तो ब्राह्म में आ जाती है। अच्छा 20 किलोग्राम की वस्तु से टकरा रही है तथा ब्राह्म में आ रही है, अच्छा ये गड़बड़ कर रहे हैं ना अपन, पढ़ने में गड़बड़ करते हैं, ये ब्राह्म में आ रही है, ठीक है, ब्राह्म में आ जाती। दूसरी वस्तु का वेग बताना है, संघट्ट के कारण दूसरी वस्तु का वेग होगा। A body of mass 5 kilogram with a velocity 20 collide with another body of the mass 20 kilogram at rest, ये रेस्ट में है, ठीक है, ये रेस्ट में। अब क्वेश्चन हो गया आसान, कैसे लगाइए मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन कभी भी फेल नहीं होता। अगर कोई नहीं आ रहा आंसर मतलब गलती किसकी है, अपनी गलती है। 5 इंटू 10 कितना होगा बोलो 50, इसका मोमेंटम 0, इसका मोमेंटम प्लस 20 इंटू v2 आया 2.5। थोड़ा पढ़ने में पढ़ने गलती कर दी था क्या, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, ये ब्राह्म में रखी है, ब्राह्म में रखी 20 किलोग्राम की अन्य वस्तु से टकराती है तथा ब्राह्म में आ जाती है, ये खुद ब्राह्म में आ गई। समझ में आ गया तरीका, सबको कंसेप्ट तैयार हो गया इसका। ये देखिए, हाँ इसमें आपका कंसेप्ट लग जाएगा। एक बिलियर्ड की गेंद है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है, एक जैसी गेंद से, ऐसी गेंद उससे टकराती है, वो कैसी है रेस्ट में, बिल्कुल ऐसी कैसी गेंद है। अब टक्कर के बाद वो क्या कह रहा है, पहली गेंद टक्कर के पास ब्राह्म में आ जाती है, ये रेस्ट में आ गई। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी स्पीड से भागना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आ गया।
ये देखिए गेंद और दीवार की टक्कर, बताइए एम बी अपॉन टी लगाओगे कि 2 MB अपॉन टी? 2 MB अपॉन टी लगाइए, 2 MB अपॉन टी। एम कितना है? एम 2 किलोग्राम, भी कितना है 100, टाइम कितना है 1/50, तो कितना बोल पाएंगे 2 × 10⁴ न्यूटन। ठीक है, तो आज की बात रखते हैं यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।